सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HP पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो देखिए 9 तो बज चुके हैं, आपकी कक्षा प्रारंभ हो चुकी है, तो जल्दी से फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे अभी तक? HP शास्त्री टेट के हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। बिल्कुल, क्या देख रहे हैं? HP शास्त्री टेट के हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें कि जून 2023 में जो परीक्षा हुई थी शास्त्री की, उस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि अभी पिछली क्लासेस में हमने साहित्य, व्याकरण और दर्शन भाग देख लिया था। आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे? ज्योतिष, वेद और धर्मशास्त्र को देखेंगे, ठीक है। ज्योतिष, वेद और धर्मशास्त्र से परीक्षा में आप सब लोगों से क्या क्या पूछा गया था, उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो 9 बज चुके हैं, फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। हर एक प्रतिदिन की तरह आज भी आपके पास कुल 1 मिनट का समय है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपने क्लास को लाइक कर लेना है, और दूसरा इस क्लास को बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेना, ठीक है। जो आपका मित्र वर्ग है, बिल्कुल इस क्लास को उसमें शेयर कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट का समय है आप सभी लोगों के पास। देखिए, हम पूरे एनालिसिस के साथ परीक्षा को देखते हैं कि क्या क्या, कहां से कौन सी चीज आ रही है, किस पुस्तक से आ रही है, कहां से ज्यादा आने की संभावना आप लोगों के लिए बनी रहती है, ठीक है। पूरे एनालिसिस के साथ देखेंगे। और आज हमारा इस परीक्षा का सब्जेक्टिव पार्ट, विषयगत आने वाले जो प्रश्न थे वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो 150 में से आपको 120 प्रश्न आते हैं, वो आज की इस कक्षा में हमारे इस क्वेश्चन पेपर के समाप्त हो जाएंगे। तो बाकी फिर अगली क्लास में हम सभी लोग जीके सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। जीके सेक्शन को कवर अप करेंगे कि कहां से आपको ज्यादातर प्रश्न देखने को आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो देखिए, आप सभी लोगों ने क्लास तो ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल सभी लोग मुझे फटाफट बताएंगे कैसे हैं सभी। लाइव चैट के माध्यम से बताएंगे कैसे हैं सभी, ठीक है। देखिए, यदि हमारे चैनल में कोई नया है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ठीक है। और दूसरा, वीडियो को लाइक कर देना है। और हम अभी से पहले कुछ क्लासेस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेट पर एनालिसिस बिल्कुल कर रहे हैं, जिसमें कि इस परीक्षा के जो जून 2023 में आया था क्वेश्चन पेपर, उसका हमने कुछ भाग देख लिया था। जिसमें कि हमने व्याकरण देख लिया था, आपका साहित्य और दर्शन भाग देख लिया है, जिनसे कि इस परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे। तो आज इसमें हम क्या देखने वाले हैं? ज्योतिष, वेद और धर्मशास्त्र देखने वाले हैं। प्रतिदिन 9 बजे आपकी जो क्लास है वो प्रारंभ होती है। 9 बजे से 9:30, 9:40 तक ये क्लास आप लोगों की रहती है। तो प्रतिदिन आपको इस क्लास में ज्वाइन होना है। बिल्कुल 2023 से लेकर 2014 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल प्रतिदिन 9 बजे आप लोगों ने क्या कर लेना है? कक्षा को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ कक्षा को लाइक और शेयर बिल्कुल कर लेना है। देखिए, यदि आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आता है तो बिल्कुल आप लाइव चैट के माध्यम से बताइए। और जो कक्षा को बाद में देख रहे हैं उन्होंने कमेंट करके बताना है यदि कहीं भी उनको इस परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है या कहीं कोई किसी प्रश्न में संशय है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आपका समय पूरा हुआ, 1 मिनट का समय अब बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ओम गुरुवे नमः। चलिए, तो देखते हैं। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले किस भाग को देखने वाले हैं? ज्योतिष भाग को। सबसे विख्यात आज के समय में जितना विख्यात ज्योतिष है उतना वेद भी नहीं है। सबसे विख्यात कौन है? ज्योतिष है, ठीक है। तो ज्योतिषी जो है क्या होते हैं? बड़े ही विख्यात व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है, जिसको ज्योतिष की नॉलेज होती है। उसी क्रम में आज इस परीक्षा में ज्योतिष से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं उनको हम एनालाइज करने वाले, ठीक है।
देखिए यदि आप नए हैं, पुनः मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा का हम ए सीरीज देख रहे हैं। जो ये क्रम है ये आपको ए सीरीज में देखने को मिल जाएगा यदि आपके पास इसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखते हैं प्रथम पहला प्रश्न क्या आया है। बिल्कुल, निम्न में से कौन सा ग्रह नपुंसक कहलाता है। नपुंसक क्या होता है, देखो तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और उनमें से जो नपुंसक है, नपुंसक ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखो इनमें से ए ऑप्शन सही रहेगा। शनि क्या है, एक नपुंसक ग्रह है, और शनि के साथ बुध भी। यदि आपकी अग्रिम परीक्षा में नपुंसक ग्रह के बारे में आए तो शनि और बुध ये दो ऐसे ग्रह है जो कि क्या है, नपुंसक है, ठीक है, बिल्कुल। तो कहां से ये प्रश्न हमें देखने को मिला है, बृहद जातकम। देखो यदि मैं ज्योतिष की बात करूं तो ज्योतिष में 2 से 3 पुस्तकें हैं जिनसे मैक्सिमम टाइम 50-60% आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। 60 से 70 भी आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले तो यही है बृहद जातकम, ठीक है, और दूसरी आपके पास ये बृहद अवक होड़ा चक्र, इसको होड़ा चक्र भी कहते हैं, दूसरी पुस्तक ये है, और तीसरी पुस्तक है जातकालंकार। जातकालंकार यह पुस्तक है, ठीक है। ये जो 3 पुस्तकें हैं इनसे मैक्सिमम टाइम आपको 60 से 70% क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। 50% तो आता ही आता है, परंतु ज्यादा भी आता है, ठीक है। 60-70% आपको इन्हीं पुस्तकों से परीक्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो अग्रिम प्रश्न क्या है, दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। दक्षिणायन का प्रारंभ कब से होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन ठीक रहेगा। इस राशि से क्या होता है, दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। देखो यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आए कि अयन कितने होते हैं, तो अयन होते हैं 2। कितने अयन होते हैं, 2 अयन होते हैं। कौन कौन से, एक दक्षिणायन होता है और एक होता है उत्तरायण। उत्तरायण 2 होते हैं, ठीक है, एक दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण होता है, 2 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा विषय देख लेते हैं ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो आप कवर अप बिल्कुल आसानी से वो आपको आ जाएं, ठीक है। तो ये जो अयन होते हैं ये पृथ्वी के घूर्णन की अवस्था के कारण होते हैं। हमारे ज्योतिष में क्या मानते हैं कि सूर्य को पृथ्वी को केंद्र मानते हैं और सूर्य को पृथ्वी की चारों ओर गतिमान मानते हैं। परंतु हैरानी की बात यह है कि यदि आप सूर्य को केंद्र मानेंगे और पृथ्वी को सूर्य की जगह मानेंगे तो हमारा गणित इतना सटीक है कि बिल्कुल एज इट एज उसमें आप 0.1% का भी गलती खामियां नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सूर्य है, इसको हम क्या मानते हैं, सूर्य मानते हैं, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या होता है कि इसके चारों ओर क्या इस प्रकार से क्या है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है। इसके चारों ओर सूर्य इस प्रकार से होगा। देखो ये बन नहीं पा रहा है, थोड़ा आप समझ लेना है ना। ये आपका सूर्य है और इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। तो जब ये पृथ्वी घूम रही है तो ये एक वृत्त बना रही है, ठीक है। क्या बना रही है, एक वृत्त बना रही है। इस प्रकार से घूमती है। यहां पर ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। जो पृथ्वी घूमती है आकाश में सूर्य के चारों ओर, वो जो वृत्त है उसमें भी एक उत्तर यानी सबसे उच्च कहां लगती है उसको उत्तर ध्रुव कहते हैं। जहां सबसे नीचे लगती है उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये उत्तरायण प्रारंभ होता है और दक्षिणायन प्रारंभ होता है, इसमें क्या होता है कि यहां पर कौन सी राशि होती है, मकर राशि, और यहां पर ये वाली राशि जो एक राशि है कर्क राशि यहां पर होती है, ठीक है। तो जब दक्षिणायन का प्रारंभ होता है तो इसमें कर्क राशि से होता है, ठीक है। कर्क राशि से दक्षिणायन प्रारंभ होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, सारे ग्रह घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो यदि आपको यह प्रश्न आ जाए कि उत्तरायण का प्रारंभ किस राशि से होता है तो वो मकर राशि से होता है। यदि दक्षिणायन का आएगा तो किस राशि से, इस राशि से, कर्क राशि से क्या होता है, दक्षिणायन का प्रारंभ होता है, ठीक है। इस प्रकार से बाकी अग्रिम देखते हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं।
देखिए सुख का विचार किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है। तो सुख का विचार कहां से किया जाता है? चतुर्थ स्थान से। चतुर्थ स्थान किसका होता है? माता का, भाई बंधुओं का, और सुख का स्थान भी माना जाता है। प्रश्न कहां से आ रहा है? जातकालंकार। देखो ये जातकालंकार पुस्तक का आपको केवल पहला अध्याय, प्रथम अध्याय आपको इसका केवल स्मरण करना चाहिए। द्वितीय अध्याय से बहुत कम, इस परीक्षा में तो ना के बराबर प्रश्न आएंगे, परंतु हो सकता है टीजीटी संस्कृत के कमीशन में आपको प्रश्न आए, परंतु फिर भी बहुत डीप जाने की आपको आगे आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रथम अध्याय को बिल्कुल ही डीप से देखना होगा। ठीक है, तो अग्रिम प्रश्न क्या है? बृहद संहितायाः रचनाकारः वर्तते। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र का इतिहास, इस पुस्तक से क्या है यह प्रश्न आया है। इस बात को भी आप स्मरण रखना कि ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से 100% 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, चाहे फिर आपको वेद के कुल 10 ही प्रश्न, ज्योतिष के कुल 10 ही प्रश्न क्यों ना आए, तब भी 100% है कि ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित आएंगे। तो कौन है इसके? वराहमिहिर कौन है? बृहद संहिता के वराहमिहिर कौन है? इसके रचनाकार है। बिल्कुल देखो इसके जो है एक इसका अपरम नाम भी आता है, जो ये बृहद संहिता है इसका अपरम नाम क्या आता है? बृहद जातक। जो हमने अभी ऊपर पुस्तक नहीं देखी, बृहद जातक, तो बृहद जातक क्या है? इसका अपरम नाम है। अपरम का क्या अर्थ होता है? दूसरा। दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो एक नाम इसका ये है और दूसरा नाम इसका ये है। ठीक है, इनको क्या है आप स्मरण रखें। ठीक है, एक ये नाम है और एक बृहद जातकम, एक ही पुस्तक को 2 नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? वराहमिहिर इसके क्या है? रचनाकार है, आचार्य वराहमिहिर। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुव संज्ञक क्या है? ध्रुव संज्ञक नक्षत्रम भवति, कि ध्रुव संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो तीनों उत्तरा होती है, और साथ ही साथ रोहिणी और रविवार का दिन, रविवार इनकी क्या होती है? ध्रुव संज्ञा होती है। देखो 4 से 5 ये संज्ञाएं हैं, इनको आपको स्मरण करना है। ठीक है, तो ये कहां से आपको प्रश्न आया है? ये होड़ा चक्कर से आपको ये प्रश्न आया है। कहां से प्रश्न आया है? होड़ा चक्कर से। देखो होड़ा चक्कर और बृहद जातकम एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, कई बार इन दोनों से ही आपको 50% आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर, कुल इन दोनों पुस्तकों से ही। इसीलिए जो ये होड़ा चक्र है इसका भी आपको ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो यदि इसमें आप मुहूर्त चिंतामणि का अध्ययन करते हैं तो आपको इसका विवाह प्रकरण से आगे का देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या यदि आप मुहूर्त चिंतामणि का अध्ययन कर रहे हैं, यदि मुहूर्त चिंतामणि का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तब आपको इसको आगे तक देखना ही होगा। ठीक है, देखो मुहूर्त चिंतामणि का जो संस्कार प्रकरण है, ठीक है, कौन सा प्रकरण? संस्कार, उसको तो आपको किसी भी हालत में देखना ही देखना है, क्योंकि कई बार यदि ज्योतिष ज्यादा आता है तो यहां से मैक्सिमम टाइम 1 से 2 प्रश्न निश्चित आते हैं, देखने को मिलते हैं, परंतु यदि ज्यादा नहीं आता है तो संस्कार प्रकरण स्किप भी हो जाता है। ठीक है, और जो विवाह प्रकरण है उसको भी आपको मुहूर्त चिंतामणि का ही अध्ययन करना चाहिए, परंतु इस परीक्षा की दृष्टि से आप विवाह प्रकरण इस होड़ा चक्र का भी याद करके जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आता है कि शुक्राचार्य किसके पुत्र थे? देखो शुक्राचार्य किसके गुरु थे? राक्षसों के। किसके गुरु थे? राक्षसों के। और देवताओं के कौन है? बृहस्पति गुरु है। ठीक है, गुरुओं से भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा, यह प्रश्न कहां से आया है? बृहद जातकम से। वहां पर क्या आता है? वहां पर आपने देखा होगा दूसरे अध्याय में या फिर उससे अगले अध्याय में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हर एक ग्रह के नाम दिए जाते हैं। कोण, क्रूर दृक, मंगल को क्या क्रूर दृक बोला जाता है, आर, आवन्य, इस प्रकार से बहुत सारे नाम आते हैं। तो उसमें क्या आते हैं? शुक्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर भृगुसुत आता है। भृगुसुत, सुत का माने पुत्र, भृगु का पुत्र, तो किस ऋषि के पुत्र रहे हैं? ये भृगु ऋषि के पुत्र रहे हैं शुक्राचार्य। अत्यंत ही बुद्धिमान ये बुद्धिजीवी ये थे। ठीक है, बहुत बुद्धिजीवी से, बृहस्पति से ज्यादा बुद्धिजीवी इनको माना जाता है। ठीक है,
अगला क्या आता है कि विक्रम संवत 2080 के अनुसार नव वर्ष के राजा कौन थे। तो नव वर्ष, जो यह नव वर्ष है, इसके राजा कौन है? ठीक, तो कौन इसके राजा है? बुध इसके राजा है और बुध के मंत्री कौन है? शुक्र है। यूं तो जो संवत्सरों का विषय ये कहां आता है? सूर्य सिद्धांत में आता है। और एक बात मैं यहां पर आपको और क्लियर करवा दूं कि जो ये संवत्सरों से हमेशा प्रश्न आता है, हर एक टाइम आपको प्रश्न, हर एक परीक्षा में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका क्या ये औचित्य रहता है कि जैसे जो ये वर्ष है, सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए। आप किसी भी वर्ष में इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ष कौन सा संवत्सर चला है, उसका क्या नाम है। ठीक है, नाम पता होना चाहिए और कौन सा चला है वो पता होना चाहिए। और तीसरा, उसमें राजा, मंत्री और राजकुमार कौन है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मानव के हृदय में राजा, मंत्री, सेनापति भी आपको याद करना है कि सेनापति कौन है। ठीक है, इनसे कई बार उम्मीद रहती है कि प्रश्न आता है, और हालांकि आता ही आता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी परीक्षा पीछे की उठाइए, निश्चित इनसे किसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होता है कि हम मनुष्य क्या है कि हमारा एक व्यवस्थित समाज रहता है जिसमें राजा, मंत्री, सेनापति, ये तो अब समाप्त हो गई हैं उपाधियां। अब क्या? प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, जो ये प्रशासन के जो मंत्री होते थे, ये प्राचीन में क्या है कि मंत्री होते थे। परंतु मंत्री उस समय क्या था कि राजा ही सब कुछ था। अब क्या है? संविधान सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो भाव हमारे हृदय में कहां से आया, कहां से ये राजा होने का भाव? ये ग्रहों से आता है। ठीक है, ग्रह हमारे भीतर अंतर मन में क्या करते हैं कि एक अजीब प्रकार का संबंध हमारे अंतर मन का ग्रहों के साथ होता है। आप एक बार जरा इस बात को सोचना कि इस दुनिया में कितनी सारी योनियां हैं, जीव जंतु हैं, उसमें केवल मनुष्य ही क्यों बुद्धिमान है? क्यों ऐसा है? कोई एक तो होता, कोई एक ऐसा जानवर तो होता जो कि हमारे मुकाबले में खड़ा होता। ऐसा कोई भी क्यों नहीं है? क्यों केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है इस संसार में, ऐसा शरीर धारण किए हुए बैठा है जो कि बुद्धिमत्ता का मालिक है, विवेकता का मालिक है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रहों के साथ, जो ग्रहों की फ्रिक्वेंसी होती है, उनके साथ हमारा जो ये अडप्टर है, कौन? हमारा शरीर, ये कुछ स्पेसिफिक वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर विवेकता से, हमारी बुद्धि विवेकता से काम करती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए संवत्सरों के आधार पर। ठीक है, अग्रिम देखते हैं कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि। देखो, एक तो आपको राशियों के स्वामी पता होने चाहिए। ठीक है, कौन आपको पता होनी चाहिए? राशि स्वामी। और ये राशि स्वामी ही इनकी मूल त्रिकोण राशि बनाते हैं। ठीक है, ये जो मूल त्रिकोण है, ये राशि बनाते हैं सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या करते हैं कि मूल त्रिकोण राशि अपनी बनाते हैं, यानी कि किस राशि में सबसे ज्यादा प्रभाव करते हैं ये। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव किस राशि में करते हैं? तो सिंह राशि में। मूल त्रिकोण राशि कौन है? इनकी सिंह राशि है, और ये सिंह राशि के ही स्वामी भी माने जाते हैं। देखो, राशियों के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो, थोड़ा सा बाहर ले जा रहा हूं, पर इंटरेस्टिंग है, देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या होता है कि ये हमारा एक छोटा सा क्या है? सौर मंडल है। ठीक है, सौर मंडल है। ठीक है, इसको सौर मंडल मानते हैं। ये क्या है? ब्रह्मांड में हमारा एक छोटा सा सौर मंडल है। और हमारे सौर मंडल के चारों ओर क्या है? चारों ओर क्या है? नक्षत्र, तारे हैं, तारों के समूह। कुछ यहां जैसे हैं, कुछ यहां जैसे, कुछ यहां जैसे, कुछ यहां जैसे हैं, और कुछ यहां जैसे हैं, और कुछ यहां जैसे मानते, कुछ यहां दूर है, कुछ इस प्रकार से है ना। इस प्रकार से क्या है? नक्षत्र है। तो क्या हुआ कि यदि हम इनका एक वृत्त बनाएं तो ये तो आड़ा टेढ़ा बनेगा। इस प्रकार से ये वृत्त बनेगा, है ना। इस प्रकार से ये वृत्त बनेगा जो इन नक्षत्रों का है। ये नक्षत्र जो यहाँ पर 27-28 बताए गए हैं, ये नक्षत्र हमारे सौर मंडल से सबसे नजदीक के हैं और मनुष्यों के शरीर में प्रभाव को पैदा करते हैं, मनुष्यों की विवेकता और जीवन में कारक बनते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या किया कि हमारे बुद्धिमान महर्षियों ने बजाय एक ऐसा आड़ा टेढ़ा वृत्त बनाने के बजाय एक सीधा वृत्त कल्पित किया, अनुमानित किया अपनी बुद्धि के अनुसार कि हम क्या करेंगे कि
हमारे सौर मंडल के हिसाब से एक वृत्त पैदा करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, सभी नक्षत्रों को संकलित करेंगे। तो अब क्या होता है कि इसमें जो सूर्य मूल त्रिकोण राशि है, इसमें देखो इसमें भी फिर ग्रहों कई को फिर नहीं देख पाते, अग्रिम हम और विषय को जानेंगे। फिलहाल सिर्फ इतने कहने का विषय है कि ये राशियां क्या होती है, क्यों राशियां होती है, 12 ही क्यों होती है, राशियां क्यों होती है, हम क्यों माने कि राशियां होती है। तो राशियां इस कारण से होती है कि नक्षत्रों को प्रस्तुत करने के लिए एक कल्पना, एक माध्यम बनती है, ठीक है। जैसे कि हमें एक कहना हो तो हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, कुछ अक्षर जैसा ऐसा कुछ लिखते हैं। हमारा कहने का क्या मोटिव होता है, एक को हम अंकित करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम राशियों का यहां वृत्त देखते हैं, परंतु हम ज्ञान नक्षत्रों का ही उनसे करते हैं, ठीक है। तो जो इसमें सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, ये राशियों का हमें आपको बताना था कि राशियां का निर्माण किस प्रकार से सौर मंडल ब्रह्मांड की स्थिति में होता है, ठीक है। अब अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम भाग देखो, इसमें क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। यदि मैं इसी को ही बताने लग जाऊं तो 2 घंटे का समय हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप सभी लोगों में से कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। जब आपकी क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी एचपी शास्त्री टेट की, तब हम समस्त विषयों को बड़ा ही सुंदर तरीके से जानेंगे और इस प्रकार का ज्ञान और बोध विकसित करेंगे कि आप लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा और इसका ज्ञान एकमात्र इस दुनिया में ऐसा ज्ञान है जिसमें कि व्यक्ति को आंतरिक सुख की अनुभूति होती है, ठीक है। अगला क्या आता है प्रश्न, इसमें गंडांत नक्षत्र है। देखो गंडांत कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनमें यदि जातक का उत्पन्न हो जाए तो वे अपने माता पिता को थोड़े से नुकसानदेह होते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, जिसके लिए कि बहुत सारे उपाय भी होते हैं। तो इनमें से कौन है, इनमें से जो है ए ऑप्शन सही रहेगा, रेवती। ये कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है रेवती है, 2-4 और भी है, उनको हम जानेंगे क्लासेस में जब आपकी क्लासेस लगेंगी। फिलहाल आप इतना जानिए कि इनमें से रेवती एक ऐसा नक्षत्र है जो कि क्या है, गंडांत नक्षत्र माना जाता है। यह किस पुस्तक से आ रहा है, बृहद वक होड़ा चक्र, ये उसको होड़ा चक्र कहते हैं, होड़ा चक्र से यह प्रश्न आया है, ठीक है। इनमें से जया तिथि है। देखो तिथियां होती हैं, 4 से 5 तिथियां होती है ना ये, तो इन तिथियों का आपको ज्ञान होना चाहिए। और इनमें कौन कौन सा, मतलब इनमें समूह होता है, जैसे कि जो ये जया है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें 3, 8 इनका इनमें क्या होता है, समूह को आप इस बार तो है आपसे 8 पूछा गया है जया में, अगली बार यदि आपको प्रश्न आए उसमें 8 ना आए, हो सकता है यह उसमें आए, या इन 3 नंबरों में से कोई भी उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अग्रिम देखते हैं। संवत्सर, देखो संवत्सर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संवत्सरों की संख्या कितनी है, 60 संख्या है, 60 संवत्सर होते हैं। देखो 60 संवत्सर होते हैं पूरे, जैसे ही पहले संवत्सर से 60 संवत्सर तक पूरे संवत्सर क्रम वाइज एक एक वर्ष में होते रहते हैं। फिर पुनः जो है ये 60वां पहला संवत्सर देखने को मिलता है। देखो संवत्सरों से आप देखो, जब कोरोना काल आया था ना, तो उस समय राक्षस संवत्सर था, अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। ये संवत्सर बहुत सारे, इनको हम भी भूल जाते हैं 60 संवत्सरों को। ये आपको याद, ऐसा तो याद करने के इतना ज्यादा विषय इसमें नहीं है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से आप 60 को याद भी कर सकते हैं। जब कोरोना काल आया था तब कुछ ऐसा जैसा संवत्सर था, राक्षस या कुछ इस प्रकार का उसका नाम है, जिसमें क्या था कि इसका जिस प्रकार का इसका नाम है उसी प्रकार का इसका फल भी रहता है। तो आप देख पाएंगे कि कोरोना काल में किस प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिली। तो ये संवत्सरों का समय, ये संवत्सर का ये जो ये इसका विषय कहाँ आता है संवत्सरों का, तो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में आता है। देखो सूर्य सिद्धांत भी एक ऐसी पुस्तक है, इस परीक्षा की दृष्टि से या किसी भी ज्योतिष की परीक्षा की दृष्टि से, चाहे नेट सेट आप कहीं भी ले लो, सूर्य सिद्धांत एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हर एक परीक्षा में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस परीक्षा की यदि हम बात करें तो 3 से 4 प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलते हैं, यदि ज्योतिष हाई लेवल में आता है। यदि कम लेवल में आता है तो 2, एक प्रश्न तो 100% है, पर 2 प्रश्न भी इससे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अग्रिम देखते हैं। राशि का एक नवमांश होता है। देखो राशियों को तो हमने आपको बता दिया कि राशियों को क्या होता है कि
एक कल्पित वृत्त माना गया है जो क्या करता है, नक्षत्रों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो राशियां क्या होती है, एक में जो है 12 राशियां मानी गई है। ठीक है, ये एक वृत्त, ये राशियों का वृत्त है। तो इसमें क्या किया गया है, 12, जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, समय होता है ना 12, तो उसी प्रकार से ये भी होता है। इधर एक होता है, एक इधर, इधर एक इधर और इधर और इधर। ठीक है, तो ये 12 राशियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो एक वृत्त में कितने अंशों का एक वृत्त होता है, तो 360 का क्या होता है, एक वृत्त होता है ना, तो 360 को आप क्या कर दो, 12 से भाग कर दो। ठीक है, क्योंकि 12 राशियां होती है, 12 से इसको आप भाग कर दें। ठीक है, तो कितना आएगा इसमें, 30 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप कर देना ना, 12 3 36 है ना। ठीक है, तो 30 क्या आएगा, इसका भागफल आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो एक राशि का मान आया वो कितना आया, 30। ठीक है, नंबर 30। ओके, तो एक राशि यदि आपको पूछा जाए कि एक राशि का कितना अंश होता है, एक राशि कितने अंश की होती है, तो इतने अंश की क्या होती है, एक राशि होती है। किस प्रकार से होती है ये मैंने आपको बता दिया, परंतु यहां पर प्रश्न है कि एक राशि का एक नवमांश कितना होता है। ठीक है, अब राशि का मान तो हमें बिल्कुल पता चल गया, अब हमें इसका नवमांश निकालना है, यानी कि 9 से इसको भाग करना है। ठीक है, किससे हमें इसको भाग करना है, 9 से भाग करना है, तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो 3, अब यहां पर दशमलव लगेगा और 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 3 20 वाला है ये क्या होता है, इसका सही आंसर रहता है। इस प्रकार से नवमांश निकालते हैं। देखो क्या होता है हमारे में, इसको 3 डिग्री 20 डिग्री, और इसको देखो ये जो डिग्री, हाँ इसको डिग्री कहते हैं। देखना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि अंशों को क्या कहते हैं। तो इतने अंश, इतनी कला का क्या होता है, हमारा एक नवमांश होता है। ठीक है, इसको निकालने का तरीका इस प्रकार से रहता है। फिर जितने बचेंगे दूसरे में उतना होगा, यानी कि हमें एक राशि को 9 भागों में बांटना है। नवमांश का क्या अर्थ होता है कि एक राशि को हमें 9 भाग में बांटना है। ठीक है, यदि हम एक राशि को 9 भाग में बांटते हैं तो एक भाग का मान कितना होता है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। 3 अंश 20 कला इसका क्या रहता है, आंसर रहता है। तो इसको कला कहते हैं भाई, अंश। देखो इसमें हमारे क्या होता है, अंश, कला और विकला। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, अंश, कला और विकला इस प्रकार से रहता है। जैसे कि मिनट के अंदर होता है ना, घंटे, घंटे के अंदर मिनट होते हैं, मिनट के अंदर सेकंड होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि अंश के भी भाग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके भाग होते हैं। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। अग्रिम प्रश्न क्या है, तो ये देखो आखिरी प्रश्न है, बिल्कुल इस परीक्षा का आखिरी प्रश्न है। शनि की पूर्ण दृष्टि होती है, तो शनि की पूर्ण दृष्टि क्या होती है, 3 10 और 7, ये पूर्ण दृष्टियां होती है इसकी। 3 10 और 7 क्या होती है, इसकी पूर्ण दृष्टियां होती है। 7 एक ऐसा हाउस है जिसको सभी ग्रह देखते हैं। तो इसी को मैं थोड़ा सा देखो और आपको डीप लेकर के जाता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए। ये क्या है, हमारा छोटा सा प्यारा सा क्या है, सौर मंडल है। ठीक है, क्या हमारा सौर मंडल है और ये हमारा राशि है। ठीक है, तो जब यहां पर मान लो इसको शनि है, तो शनि क्या कर रहा है, इसमें हाउस बनते हैं। ठीक है, हाउस हमारा सौर मंडल। देखो जो कुंडली में कुछ ऐसा आपको दिखता है ना, ये चीज, ये आपको कुछ कुंडली में कुछ इस प्रकार की कुंडली होती है जिसमें हाउस होते हैं, घर होते हैं। तो वो यहाँ का हाउस है, वो क्या करता है, हमारे इसको प्रेजेंट करता है, हमारे सौर मंडल को प्रेजेंट करता है। किसको प्रेजेंट करता है, सौर मंडल को प्रेजेंट करता है। मान लो शनि यहां है, सूर्य के कारण वो इस भाग को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, इस भाग को नहीं देख पा रहा है, तो यानी कि कुछ ऐसे जो भाग होते हैं, हाउस होते हैं, जिनको कि वो नहीं देख पा रहा है आकाश में अपनी स्थिति के कारण। सूर्य बीच में आ रहा है, या कोई ग्रह दूर है, या फिर कोई ग्रह किसी ग्रह के पीछे है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि इसकी एक दृष्टि, द्विदृष्टि, त्रिदृष्टि, चतुर्दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि होती है। ठीक है, तो ये क्यों होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि मान लो ये इसको नहीं देख पा रहा है, इसको ये पूर्ण देख पा रहा है, तो ये हाउस में यदि शनि यहां से बैठा हो तो सप्तम भाव को क्या करता है, बिल्कुल ही प्रत्यक्ष दृष्टि से ये देख पाता है। तो यहां पर ये देखो सप्तम भाव में यहां बैठा है, तो यहां पर
यहां बैठा तो यहां पर क्या है, बिल्कुल पूर्ण दृष्टि से अपना दिख रहा है, यानी कि ये सामने वाला ग्रह उसको पूरा दिख रहा है। इस पर जो भी प्रभाव शनि करेगा वो पूर्णता से करेगा, बिल्कुल जोर लगाकर करेगा, है ना। उस पर ऐसा नहीं होगा फिर कि कम उसका प्रभाव करेगा, ज्यादा प्रभाव, बिल्कुल पूर्ण प्रभाव करेगा। जिसको थोड़ा सा कम देख पा रहा है, 4 प्रकार रहता है, 25%, 50%, 75% और 100%। तो पूर्ण दृष्टि का मतलब होता है 100%, कुछ को 25% दिखता है, कुछ को 50, कुछ को 75% दिखता है, ठीक है। इस प्रकार से ये दृष्टियां रहती है, ये आपको जातकालंकार में देखने को प्राप्त होती है, ठीक है। परंतु ये पूर्ण दृष्टि का विषय कहां आता है, बृहद जातकम में भी आता है, जातकालंकार में भी आता है, बृहद जातकम में भी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ज्योतिष भाग जो है क्या हो गया है, समाप्त हो गया। और अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कहां कौन सी ऐसी चीज है, पुस्तक है जिससे आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये 2 पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बृहद जातक, एक ये होड़ा चक्र। 50% इनसे आता है, जो मैं कह रहा हूं हर परीक्षा में 50 नहीं तो 40 तो 100% है। ऐसे तो 50 से ज्यादा ही आएगा, कम अंक में बता रहा हूं 50, यूं तो 60-70% भी इन दोनों पुस्तकों से ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चाहे आप यहां भी देख लीजिए, देखो इन दोनों से ही कितने आपको 8 पूछे गए हैं और इनसे कितने हैं, देखो 3, 4, 1, 5 प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तो वही नहीं 50% से भी ज्यादा हुए ये तो, है ना। तो इसीलिए ये 2 पुस्तकें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनके साथ ये जातकालंकार, ये 3 पुस्तकें इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिष शास्त्र का इतिहास से निश्चित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो आपको सामान्य ज्योतिष शास्त्र का इतिहास बहुत गहरा नहीं है, थोड़े से प्रश्न इसमें हैं, उनको आपको पता होनी चाहिए। कौन रचनाकार है, किसका काल कब है, कौन कौन से, ज्यादा इसमें कुछ महर्षियों के, महान विद्वानों के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जिनके बारे में थोड़े बहुत पता है उनके बारे में आपको जानकारी लेनी ही होगी। देखो सूर्य सिद्धांत से 3 प्रश्न आ रहे हैं होड़ा चक्र के अनुसार। यहां से आप समझ सकते हैं कि सूर्य सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस परीक्षा की दृष्टि से, या ज्योतिष शास्त्र में होने वाली किसी भी परीक्षा की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। देखो अब एनालिसिस हमने इसका कर लिया है, यहां पर आप जान पाएंगे, पुनः एक बार देख लेते हैं। इसे 5 प्रश्न आपको देखने को मिले बृहद जातक से, होड़ा चक्र से 3 प्रश्न आए, जातकालंकार से 1, ज्योतिष शास्त्र का इतिहास से 1 प्रश्न आए हैं, सूर्य सिद्धांत के से केवल 3 प्रश्न आपको देखने को मिले। ये तो इस परीक्षा में ज्योतिष भाग कम आया, ज्यादा आया होता तो आपको इनसे 9-9, 10-10 प्रश्न भी देखने को प्राप्त हो सकते थे, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो अग्रिम देखते हैं, बिल्कुल। अब हम क्या देखेंगे, वेद देखेंगे, ठीक है। क्या हम देखेंगे, अब वेद पाठ देखेंगे। इस परीक्षा में वेद से कौन कौन से प्रश्न हमको देखने को मिले। इसमें जो है हमारा साहित्य, व्याकरण और दर्शन बहुत जोरों शोरों से आया था, परंतु जो ज्योतिष, वेद और धर्मशास्त्र है वो सबसे कम आया था। देखो धर्मशास्त्र का तो प्रश्न यूं आता भी नहीं, एक आध प्रश्न आता ही है 100%, एक प्रश्न तो निश्चित आता है परीक्षा में धर्मशास्त्र से। आगे जानेंगे, अभी फिलहाल वेद को जानते हैं, ठीक है। वाजसनेयी इति पदे, वाज इति पदस्य अर्थः, पदस्य शब्दस्य को अर्थः, क्या अर्थ है, को कह अर्थः दीयते, क्या अर्थ दे रहा है, यानी इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो वाजसनेयी होता है अन्न, इसमें अन्न के ऊपर आता है, ठीक है। क्या मतलब प्रार्थनाएं आती हैं बहुत सारी, है ना, ठीक है। कभी जानेंगे कि ये प्रार्थनाएं क्यों होती है, क्योंकि अभी यदि मैं बताने लगा तो बहुत ही लंबी क्लास आप लोगों की होने वाली है, ठीक है। ऋक् सूक्त संग्रह, कहां से यह आई है, आपको ऋक् सूक्त संग्रह नामक पुस्तक से यह प्रश्न आया है। हो सकता है ये प्रश्न आपको निरुक्त पंचाध्यायी में भी देखने को मिले, ठीक है। अग्रिम क्या है, शतक्रतु इति विशेषणोपेतः अस्ति, ये शतक्रतु किसका विशेषण है, यानी कि आपको तो पता होगा कि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, तो उसमें से शतक्रतु यह किसका है, इंद्र का है। और ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा में देखने को मिलता है, या फिर 1 या 2 परीक्षा छोड़ करके पुनः ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इसको शतक्रतु को आप स्मरण रखना, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। इसके बारे में एक छोटी सी मधुर सी कहानी आपको बताता हूं। क्या था कि इंद्र क्या है, बड़े ही वीरवान व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े राजा थे, पूरे देवताओं के राजा इनको माना जाता है।
राजा होने का कारण ये है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। देखो आज की साइंस से मैं इस बात को कोलरेट करता हूं, थोड़ा सा समय आप लोगों का अपेक्षित है। क्या है कि क्या होता था कि अभी साइंस ये कहती है कि प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, जिस पर कि एक फिल्म भी बनी है, जिसमें कि बड़ा बड़ा एक बहुत बड़ी मकड़ी होती है ना, उसके पैरों पर जो है बांस लगा होता, कुछ इस प्रकार का मैंने उसमें थोड़ा सा पार्ट देखा था। बहुत बड़े बड़े जानवर होते थे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। और देखो इसका साक्ष्य हमारे पुराणों में प्राप्त होता है। इंद्र क्यों इतने विख्यात व्यक्ति थे? राजा इंद्र, उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े असुरों का वध किया। तो वे असुर कौन थे? ऐसे प्रकार के बड़े बड़े जानवर राक्षस, जो क्या थे कि देवताओं और मनुष्यों का क्या है, कारण बनते थे, मतलब मृत्यु के कारण बनते थे। तो जो इंद्र है, इसीलिए मैंने इस बात को कोलरेट किया कि इंद्र की इतनी महानतम व्याख्या क्यों आती है। तो इसका कारण है कि इसका कारण मैंने साइंस से कोलरेट करने की आपको कोशिश की है, निश्चित आप समझ गए होंगे। ठीक है, यह प्रश्न कहां से आया? हमें ऋक सूक्त संग्रह से। यह प्रश्न कहां से आया है? ऋक सूक्त संग्रह से यह प्रश्न हमें देखने को प्राप्त हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि घन पाठे प्रथम पदस्य कतिवारम आवृत्तिर्भवति। आवृत्ति ही भवति कतिवारम कस्य घन पाठे प्रथम पदस्य। ठीक है, तो कितनी बार आवृत्ति होती है इसकी? बिल्कुल, कितनी बार इसकी आवृत्ति होती है? 5 बार इसकी आवृत्ति होती है। घन पाठ में प्रथम पद की कितनी बार आवृत्ति होती है? 5 बार आवृत्ति होती है। इस प्रकार के विषय आपको याज्ञवल्क्य शिक्षा में देखने को मिलेंगे। और याज्ञवल्क्य शिक्षा भी वेद की दृष्टि से एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिससे कि 100% आपको 1 से 2 प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें क्या है कि पूरा वेदों के बारे में आपको उच्चारण पद्धति इत्यादि चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चरई वेति इति प्रसिद्ध वाक्यांश केन ब्राह्मणेन संबंध अस्ति कस्य ब्राह्मणस्य ब्राह्मणेन कस्य चरैवेति इति प्रसिद्ध वाक्यस्य। भाई ये जो चरैवेति सिद्धांत है या ये प्रसिद्ध वाक्य है, ये किस ब्राह्मण से आपको पूछा गया है? तो ये ऐतेर्य ब्राह्मण से पूछा गया है। इसका क्या अर्थ होता है कि चलते रहो यानी बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, विकसित होते रहो, पीछे मत देखो, आगे ही चलते रहो, तब तक मत रुको जब तक कि आप उस वृद्धि शिखरता को प्राप्त अपने जीवन में ना कर पाएं। तो ये किससे आया है? वैदिक साहित्य का इतिहास। देखो वैदिक साहित्य, जैसे कि हमने ज्योतिष में देखा कि बृहद जातक और होड़ा चक्र 2 ऐसी पुस्तकें जिनसे मैक्सिमम टाइम 50% क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, उसी प्रकार से वैदिक साहित्य का इतिहास वेद में एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिससे आपको 40% क्वेश्चन पेपर आने की संभावना है। 40%, मैं इतना कहता हूं कि 40% भी इससे कई बार पूछ लिया जाता है। 30% तो 100% है कि जो वेद भाग का जितना पार्ट रहेगा उसमें से 30 से 40% तो 100% इससे आएगा ही आएगा आपको, है ना। तो इस पुस्तक का आपको अध्ययन कर लेना है। बिल्कुल, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। क्या आता है कि भैषज्य वेद यह किसका नामांतर है? अपरम नाम किसका दूसरा नाम है? तो ये अथर्व वेद का दूसरा नाम है। किसका है? देखो सभी वेदों के नाम है। जैसे कि मुझे कोई वेद बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो मैं उसका एक नाम रखूंगा अपने बोध और जो बात मुझे उसमें अच्छी लगी उसके अनुसार। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये भैषज्य वेद किसको माना गया है? अथर्व वेद को माना गया है। वैदिक साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 है। ये आपको पता भी होने चाहिए कौन कौन से वेदांग है, कहां से ये आया है। वैदिक साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक से यह प्रश्न आया है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो काण्व शाखा का संबंध है। तो काण्व शाखा का संबंध शुक्ल यजुर्वेद है। पुनः वैदिक साहित्य के इतिहास से आपको प्रश्न आया है। और देखो यजुर्वेद 2 प्रकार का होता है। ठीक है, वेद में केवल यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसके 2 भाग प्राप्त होते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। देखो भारत में 2 प्रकार के संप्रदाय हैं। जो भारतवर्ष है उसमें क्या है? 2 प्रकार के संप्रदाय। ये भारत मैंने कैसा बना दिया, देखो भारत को आप लोग बनाना सीखो, है ना।
ठीक है, ये जो भारत है मान लो इसको एक भारत मान लो। ठीक है, क्या है कि इसमें दो संप्रदाय हैं, एक उत्तर वाला संप्रदाय, एक दक्षिण वाला संप्रदाय। ठीक है, तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, यानी कि जो संप्रदाय उस परमात्मा पर ब्रह्म को अपने तरीके से मानता है, उत्तरी वाले वो क्या होते, शुक्ल यजुर्वेद वाले माने गए हैं। और जो इस सीमा से नीचे वाले थे, इनको कृष्ण यजुर्वेद में माना गया है। ये अपनी उपासना उस परमात्मा पर ब्रह्म के प्रति कुछ भिन्न प्रकार से करते थे, वो यजुर्वेद के अंतर्गत ही है, परंतु इनको कृष्ण यजुर्वेद का नाम प्राप्त हुआ। ठीक है, यम यमी का संवाद ऋग्वेद के किस मंडल का सूक्त है। ठीक है, देखो ये यम यमी का संवाद मैक्सिमम परीक्षाओं में आता है। ठीक है, ये देखो यहां पर आपको मंडल पूछा जा रहा है, सूक्त नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस मंडल का है, यह 10वें मंडल का है। ठीक है, और बाकी कई बार इस तरीके से प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है, और यह कहां से आपको आया है, ऋग सूक्त संग्रह से यह आया है आपको प्रश्न। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। बिल्कुल, अग्रिम क्या देखेंगे, प्रश्न समाप्त हो गए हैं। वेद से कुल आपको इतने ही प्रश्न देखने को मिले। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वैदिक साहित्य का इतिहास और ऋग सूक्त संग्रह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 100% इनसे प्रश्न आते ही आते हैं, मतलब 100% है ये, चाहे वो 1 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, इनसे आएंगे ही आएंगे। और इनमें से 2 पुस्तकें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक तो ये वैदिक साहित्य का इतिहास और एक ऋग सूक्त संग्रह। एक इसमें निरुक्त भी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वहां से भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं। यूं इसमें तो बहुत ही कम वेद आया था, तो इसके कारण कुल यही आपको पुस्तकें यहां देखने को मिली, परंतु निरुक्त भी एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और वहां से भी क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको आने की संभावना रहती है। ठीक है, बिल्कुल। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम अब समाप्ति हो गया, अब हम धर्मशास्त्र की ओर जाएंगे। इसमें देखो धर्मशास्त्र से कुल 1 प्रश्न आपको आया। ठीक है, देखो धर्मशास्त्र एक मात्र ऐसा शास्त्र है जिसका पठन पाठन हिमाचल प्रदेश में प्राप्त नहीं होता, ना ही इसकी कोई अध्यापक वर्ग है, और इससे प्रश्न भी बहुत कम आते हैं, कई बार आते ही नहीं है, परंतु 1 से 2 प्रश्न निश्चित आते हैं। मैंने हर परीक्षाओं में एनालाइज किया है कि धर्मशास्त्र से 1 प्रश्न तो 100% आता है, इसलिए जिसकी कुछ सामान्य बातें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो धर्मसूत्र से लेखक कौन है, महर्षि गौतम क्या रहे हैं, धर्मसूत्र के लेखक रहे हैं। ठीक है, अग्रिम देखते हैं। हाँ, तो व्याकरण से देखो हमारा 1 प्रश्न छूट गया था, उधर में इसको देखना बताना आपको भूल गया था, तो यहां पर इसको देखते हैं। कटे आस्ते अत्र कह आधारा आधारो अधिकरणम, उसमें कुछ विषय आता है, वहां पर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें कौन है, औपश्लेषिक इसका जो है आधार है। क्या है इसका, औपश्लेषिक है, ये कारक प्रकरण से यह प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारी अब कक्षा समाप्त होने की ओर है। देखो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जिसमें कि हमारे सभी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनके लिंक आपको मिलेंगे, जिसमें हमारे ग्रुप और चैनल के लिंक आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे व्हाट्सएप पर ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, आप व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यदि संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो इस वीडियो के PDF है वो आपको अक्षरम नामक एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम इनको ग्रुप्स में भी अपलोड कभी कभी करते हैं, परंतु ये जो आपको PDF जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको अक्षरम एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए कि आपको प्ले स्टोर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो यदि देखो आपको इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आपको लाइव चैट के माध्यम से बताना है। जो क्लास को बाद में देखेंगे, कक्षा को बाद में विजिट करेंगे, उनके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आपको कहाँ किस प्रकार का संशय है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल पुनः इसी समय 9 बजे नई बहुत सारे ज्ञान के साथ। अपना ज्ञान हम पूरे तरीके से विकसित करेंगे कि किस प्रकार से इस परीक्षा में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो कल आज हमने इसका सब्जेक्टिव टोटल क्लियर कर दिया है, इसका सब्जेक्टिव भाग हमारा क्लियर हो गया है, अब कुल जीके भाग इसका बचता है। तो कल आपको इसका जीके भाग हम इसका देखेंगे और फिर यह क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा। हमने कहा था आपको वीडियो के
शुरुआत में ही बिल्कुल एकदम निचोड़ के सुखा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसको निचोड़ के हम सुखा देंगे। तो मिलते हैं कल, बिल्कुल सभी लोगों ने तैयार रहना है कल की क्लास के लिए। तो 9 बजे पुनः आपकी कल क्लास होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन। मिलते हैं पुनः कल आपकी क्लास में, ठीक है। थैंक यू।